नमस्ते प्रियांक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, नमस्कार। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत शुभकामनाएँ। और बहुत धन्यवाद आपने समय दिया इसके लिए। आपका जो कार्य है इस आयोग के माध्यम से वैसे तो ग्लैमरस नहीं माना जाता है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ये कार्य है। तो पहले तो ये बताइए कि आपके आयोग का कार्य क्षेत्र क्या है? क्या अधिकार क्षेत्र है आपके आयोग का? सीपीसीआर एक्ट 2005 के द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है और राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन होता है। आयोग मुख्यतः 6 अलग-अलग विषयों पर काम करता है, जिसमें बालक शिक्षा, बालक मनोविज्ञान, स्वास्थ्य, जुवेनाइल जस्टिस, चाइल्ड लेबर और बच्चों से संबंधित विभिन्न कानून, पॉक्सो सहित। तो ये 6 अलग-अलग डिवीजन्स हैं, तो उसमें हम लोग काम करते हैं। बच्चों से जुड़ी हुई शिकायतें, उनके निराकरण और साथ-साथ बच्चों से जुड़ी हुई जो पॉलिसीज़ हैं सरकार की, उनमें क्या इंटरवेंशंस की आवश्यकता है, ये सरकारों को अपनी रिकमेंडेशंस के माध्यम से बताना आयोग की 2 मुख्यतः काम है। आयोग को किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो एक्ट 2012 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से एडिशनल ये काम मिला हुआ है कि इन तीनों अधिनियमों की मॉनिटरिंग और इनसे जुड़े हुए शिकायतों के निपटान का काम भी स्पेसिफिकली आयोग के पास है। तो इस प्रकार एक वृहद कार्यक्षेत्र है। 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे देश में हैं और 39% पॉपुलेशन का वो बच्चे हैं। तो बच्चों के अधिकारों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की शिकायत का निपटान करना आयोग का काम है और इस उद्देश्य हेतु आयोग को कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनका उपयोग करके हम बच्चों तक मदद पहुँचाने का काम करते हैं। तो कुछ बता सकते हैं इनके बारे में, जो बाल गृह या अनाथालय जो चलते हैं देश में, कितने हैं, कौन इनको चलाता है, कहाँ से फंडिंग आती है, क्या सरकार से ही इनकी फंडिंग आती है या बाहर से भी आती है, आदि आदि। ये मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि हम अक्सर देखते हैं ये इतने वाक़या आते रहते हैं जहाँ पे जो बाल गृह हैं उनमें या तो शोषण होता है या वहाँ से तस्करी होती है बच्चों की। तो इसके बारे में बताइए कि क्या इसके अवेलेबल डेटा क्या है आपके पास? देखिए, देश में मार्च 2020 तक का मैं आपको डेटा बता सकता हूँ। उसके बाद कोविड के कारण बहुत स्पष्ट डेटा तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मार्च 2020 तक हमने देश के सभी बाल गृहों का सोशल ऑडिट किया और ये परतंत्र एवं स्वतंत्र भारत में पहली बार किया गया कि सरकार की किसी एजेंसी ने देश भर के सभी उन स्थानों का, जो उन बच्चों को जो अनाथ हैं या जिन्हें देखभाल और मदद की ज़रूरत है, उनको रखने के स्थान है, उन्हें अनाथाश्रम कहिए, बाल गृह कहिए, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कहिए, उन सभी का हमने पहली बार सोशल ऑडिट संपादित किया। तो मार्च 2020 तक जो राज्यों ने हमको संख्या पहुंचाई वो 7163 थी। ये इनमें एक बहुत कम संख्या, 2000 के आसपास संख्या ऐसे बाल गृहों की थी जो सरकार की मदद से चलते थे और एक बड़ी संख्या उन बाल गृहों की है जो स्वपोषित हैं, जो सेल्फ फंडेड है। तो उनमें हमने देखा कि बड़ी संख्या में बाल गृह देश के दक्षिण भारत के राज्यों में और महाराष्ट्र में है। हमने ये पाया अपने सोशल ऑडिट में कि 7163 में से 4700 चिल्ड्रन होम जो हैं वो इन 6 राज्यों में थे, दक्षिण भारत के 5 राज्य और महाराष्ट्र में। जाहिर है बच्चों की संख्या भी यहीं ज़्यादा थी और मार्च 2020 तक कुल 2,56,000 बच्चे बाल गृहों में रह रहे थे। उनमें से 1,80,000 बच्चे इन 6 राज्यों में थे। इन 6 राज्यों के अलावा हमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 2 राज्यों में भी अलग तरीके की स्थिति देखने को मिली, जैसे मिज़ोरम में। मिज़ोरम में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से कम आबादी है, लेकिन हमारे सोशल ऑडिट में पता चला कि वहाँ 1,000 से अधिक बच्चे चिल्ड्रन होम्स में रह रहे हैं।
इसी प्रकार हमको मेघालय में भी एक बड़ी संख्या बच्चों की बाल गृहों में रखती हुई दिखी। तो आयोग ने इन सब बातों पर अपनी अनुशंसाएं की और ये पाया कि जिन बच्चों के माता पिता हैं या जिनका परिवार है, जो परिवार में रह सकते हैं और केवल गरीबी के कारण उनको अपने माता पिता के साथ परवरिश पाने से महरूम रखा गया है, उनको बेहतर आर्थिक संसाधनों जो कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं, वो करके बाल कल्याण समिति के माध्यम से रिस्टोर करने की कार्रवाई की जाए और 1,45,000 बच्चों को तब तक मार्च 2020 से लेकर के दिसंबर तक वापस अपने घरों पर भेजा गया। जैसे कोविड की स्थितियाँ ठीक होंगी तो इस बारे में और अधिक जानकारी हम आपको दे पाएंगे। हालांकि जो आपने बताया कि बाल गृहों में अनेक प्रकार की घटनाएं थी, और निश्चित रूप से पूरे देश को चिंतित कर देने वाला एक मामला है कि बाल गृह जो बच्चों की सुरक्षा के लिए होते हैं, वहाँ बच्चों के साथ शोषण की घटनाएं ना हो। हमने एक मैकेनिज्म डेवलप करने की तरफ कोशिश की है जिससे बाल गृहों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। सोशल ऑडिट होने तक हमने ये पाया था कि 29% चिल्ड्रन होम्स का चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज द्वारा इंस्पेक्शन किया ही नहीं गया था। लगभग 28% चिल्ड्रन होम ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन या तो ख़त्म हो गया था या रजिस्टर्ड हुए ही नहीं थे। डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटीज भी लगभग 40% चिल्ड्रन होम्स को इंस्पेक्शन नहीं कर रही थी। तो ये वो कारण थे जिनके कारण इस तरीके की भयावह स्थितियाँ बनती थी। हमने इसको मिटिगेट करने की तरफ काम किया। और जैसे आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में केवल 10% होम ऐसे थे जहाँ चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर था। मैनेजमेंट कमेटीज़ के गठन नहीं थे, मैनेजमेंट कमेटीज़ की मीटिंग ही नहीं होती थी। तो इन सब परिस्थितियों के कारण बच्चे वनरेबल हो जाते हैं, लेकिन इसको सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। हम ऐसे डिजिटाइज मैकेनिज्म डेवलप करने की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे कि ये मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सके। तो आपने मेरे ख्याल से 1.5 लाख बच्चों का बताया, 1,45,000 जो जिनके परिवार थे, तो जिनके परिवार हैं वो क्यों अनाथालय में रह रहे हैं? ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। देखिए, इसमें अलग अलग तरीके की परिस्थिति हैं। कुछ बच्चे जो रेप विक्टिम होते हैं वो परिवारों में नहीं जा सकते, परिवार में शोषण हुआ होता है वो रहते हैं। कुछ बच्चे रन अवे होते हैं, घर पे नहीं रहना चाहते हैं, परिस्थितियाँ घर पे रहने लायक नहीं होती, वो होती हैं। ऐसे बच्चों के बारे में ये माना जाता है कि वो रिस्टोर घर में नहीं किए जा सकते। लेकिन मैं आपको जिन बच्चों के बारे में बता रहा हूँ वो रिस्टोर किए जा सकते थे। अच्छा। हाँ, और इसलिए 1,45,000 बच्चे रिस्टोर किए गए। और कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि सतत निगरानी तंत्र का अभाव, ठीक से एजेंसीज का काम नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना, बाल गृह चलाने वाले लोगों का CWCs में इन्वॉल्वमेंट हो जाना, बाल गृह चलाने के लिए अत्यधिक मात्रा में धन की उपलब्धता होना अलग अलग सोर्सेज से। जैसे कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जब हमने ये देखने की कोशिश की कि असल में FCRA के रजिस्टर्ड जो NGOs हैं जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है और वो चिल्ड्रन होम चलाते हैं, उनको क्या फंड मिला और कितने बच्चे वहाँ पे लाभान्वित हुए, तो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। हमने 645 ऐसे चिल्ड्रन होम्स चलाने वाली NGOs के डेटा को एनालाइज किया तो पता चला कि एक वित्तीय वर्ष में वहाँ 645 NGOs को 954 करोड़ रुपए मिले। अगर हम केवल आंध्र प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो देखिए, आयोग के पास बड़े सीमित संसाधन होते हैं। तो हमने जिन चिल्ड्रन होम्स को चिन्हित किया था उनमें रहने वाले बच्चों की संख्या से वहाँ आने वाले धन को भाग दिया। ये तो बड़ा सीधा गणित था, इतना ही हमारी क्षमता, इतने हम कर सकते हैं। तो ये पता चला कि प्रत्येक बच्चे के हिसाब से 6,60,000 रुपए तक एक वर्ष में वहाँ पहुँचे। इसमें सर्वे में आंध्र प्रदेश के लगभग 145 चिल्ड्रन होम शामिल थे, केरल में 2 लाख के आसपास, कर्नाटक में 2 लाख से कुछ ऊपर। तो ये ऐसा एक एवरेज वहाँ पे निकल के आया।
जब इसको हमने कंपेयर किया, जहाँ सरकारी इमदाद से, सरकार की फंडिंग से चिल्ड्रन होम चलाए जाते हैं या सरकार के खर्चे पे चलाए जाते हैं, तो मैक्सिमम खर्च जो है वो 60,000 रुपये के आसपास प्रति वर्ष का एक बच्चे पे होता है। तो कहाँ 60,000, कहाँ 6,60,000। तो निश्चित रूप से पैसा कहीं दुरुपयोग हो रहा है, कहीं साइफन हो रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। हमको इस पूरी जांच के दौरान अनेक शिकायतें मिली, अनेक तरीके की बातें मिली। हमको दक्षिण भारत में एक नलगोंडा करके स्थान पे चिल्ड्रन होम चलाने वाली संस्था का एक कैनेडियन एजेंसी के साथ किया हुआ एग्रीमेंट मिला। वो नलगोंडा डायसिस नाम की संस्था थी जो चिल्ड्रन होम चलाती थी, उसका कैनेडियन एजेंसी के साथ एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट के तहत कैनेडियन एजेंसी नलगोंडा डायसिस को चिल्ड्रन होम के बच्चों के निमित्त पैसे भेजती थी। तो एग्रीमेंट की शर्तों में ये था कि जो पैसे कनाडा से आएंगे उसके बदले ये संस्था इन बच्चों को खाना, पढ़ाई, एक सुरक्षित स्थान और धर्म देगी। तो कम से कम भारत के कानून और कौन सा धर्म? अब ये तो जांच का विषय है, जांच उसमें चल रही है कि कौन सा धर्म बेचा जा रहा था। लेकिन आपने जो बताया डायसिस का, वो तो क्रिश्चियन मिशनरी है ना? देखिए, हमने जांच के लिए लिखा है और ये सही बात है कि मिशनरी ऐसा कर रही थी, पर कौन सा धर्म बेच रही थी ये तो जांच में पता चलेगा। हालांकि भारतीय संविधान, भारत के कानून और भारत की सामाजिक व्यवस्थाएं पैसे के बदले धर्म देने पर प्रतिबंध करती हैं और बड़े स्पष्ट प्रावधान करती हैं। तो ये गलत है। तो हमने जांच के लिए लिखा है और हमको अपेक्षा है कि उसमें सख्त कार्रवाई होगी। इस प्रकार की अन्यान्य घटनाएं हमको अनेक जगहों पे मिली। हमने गाजियाबाद में ये पाया कि जो महिलाएं जेल में हैं किसी कारण से, विधि बाधित होने के कारण, और उनके बच्चे उनके साथ होते हैं, तो भारत का जो जेल में महिलाओं को रखने की व्यवस्था है उसमें ये माँ अपने बच्चे के साथ, बच्चे को 6 साल की आयु तक वहाँ साथ रख सकती है, उसका बच्चे को बाहर आना पड़ता है। अच्छा। तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ऐसे कई सारे बच्चे एक चिल्ड्रन होम में रख दिए गए थे और उन बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी। जब उस चिल्ड्रन होम को चलाने वाले प्रीस्ट से मैंने ये पूछा, मैंने खुद जांच की कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या, किस तरीके की? बाइबल पढ़ा रहे थे सारे बच्चों को, बच्चे हिंदू और मुस्लिम थे। अच्छा। अभी वडोदरा में मिशनरी ऑफ चैरिटी का एक चिल्ड्रन होम हमने विजिट किया। काफी प्रतिष्ठित संस्थान है ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी। देखिए, मैं प्रतिष्ठित इस मायने में नहीं कहूँगा कि हमको अनबाइस्ड वे में काम करना होता है, हमारा काम है मॉनिटरिंग करना। नहीं, हमारी जो इमेज है, प्रतिष्ठा केवल बच्चों के अधिकारों की, जो इमेज बनी है एनजीओ की, अलग अलग होती है। क्योंकि मदर टेरेसा से इन्वॉल्वमेंट था शायद इसका। हाँ, उन्होंने संस्थापना की थी और उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ऐसा बाद में किया जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आप देखिए, रांची में इसी संस्था के एक चिल्ड्रन होम में, वडोदरा का पहले बताइए क्या हुआ। वडोदरा में एक 2.5 साल, एक बच्ची 3.5 साल की उम्र की हमको मिली। जब 2.5 साल की तब वहाँ रखी गई और उसको लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन की प्रोसेस में जाना था, उसको किसी का परिवार में जाना था। 1 साल से उसकी सुधि नहीं ली गई, वहाँ पे पटके रखा हुआ है उसे। हमको 12 ऐसे बच्चों के पास उनके नाम लिखी हुई बाइबल की किताबें मिली जिनका धर्म क्रिश्चियन नहीं था। तो भारत में संविधान का अनुच्छेद 28(3) ये बड़ा स्पष्ट सुनिश्चित करता है कि धार्मिक शिक्षा उस धर्म की दी जाएगी जिस धर्म में बच्चा पैदा हुआ है या उसके माता पिता जिस धर्म की शिक्षा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे ऑर्फन्स हैं, जो बच्चे इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हैं, जिनका परिवार नहीं, उनको संरक्षा देना संस्थाओं का काम है, धर्म परिवर्तन करना संस्थाओं का काम नहीं। तो इस तरीके के मामले हमको रोज सामने आते हैं जहाँ दुख होता है, तकलीफ होती है। रांची का क्या था? रांची में भी पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना हुई। संत के रूप में हम सम्मान जिनका करते रहे, ऐसे लोग संस्था को चला रहे थे और ये देखा हमने कि नाबालिग रेप विक्टिम जो बच्चियां थी
और प्रेग्नेंट हो गई रेप के कारण, उनको वहाँ मिशनरी ऑफ चैरिटी के होम में रख के डिलीवर कराया गया और उसके बाद उनके बच्चे बेच दिए गए। ये तो बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से गंभीर है। इसमें FIR हुई और इसको चलाने वाले संचालक जेल गए। इस तरीके की अनेक घटनाएं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसे केसेस एक ही चैरिटी से या एक ही NGO से आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं NGO को ही क्यों ना बैन किया जाए? देखिए, आपको समझना होगा कि जब ये NGOs काम करते हैं तो हर राज्य में अपना अलग पंजीयन कराते हैं, अलग FCRA रजिस्ट्रेशन लेते हैं, अलग पंजीयन कराते हैं और एक पृथक संस्था के रूप में अपने गतिविधियों को संचालित करते हैं। जहाँ पे ऐसी गंभीर घटनाएं हमारी नज़र में आई हैं, हमने उनके पंजीयन निरस्त करने के लिए अनुशंसा की और कई एक मामलों में पंजीयन निरस्त हुए हैं। लेकिन ये इंडिविजुअल, जिलेवार और राज्यवार जो पंजीकरण है, जहाँ जहाँ घटनाएं सामने आती वहीं ख़त्म होती हैं। और जो FCRA, जो फॉरेन फंडिंग आती है, बाहर से जो पैसा आ रहा है, वो क्यों इनको फंड कर रहे हैं, इन संस्थाओं को? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कैनेडियन संस्था का हमको नलगोंडा डायोसिस के साथ ऐसा एग्रीमेंट मिला, तो इस प्रकार की अनेक घटनाएं। अब फॉरेन फंडिंग का एक रिसेंट मामला जो हमारे सामने आया, एक सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, फॉर्मर IAS हर्षमंदर नाम के एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित और संचालित चिल्ड्रन होम में हमने पाया कि सरकार से भी पैसा लिया जा रहा है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है, लोकल डोनेशंस भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और वही पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, बच्चों को सुविधाएं कम मिल रही हैं। पोटा केबिन के अंदर बच्चों को रखा गया था। ये क्या है? पोटा केबिन आप अंदाज लगा सकते हैं 6 फीट 7 फीट हाइट पे जो केबिन्स होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के बाहर बैठने के लिए, उस तरीके के केबिन्स में बच्चों को रखा गया था और एज वाइज सेग्रीगेशन नहीं था। 3 घटनाएं लगातार उस चिल्ड्रन होम में हुई दिल्ली के, जहां बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया और कारण यही था कि एज वाइज सेग्रीगेशन नहीं। बच्चों को आप पोटा केबिन में रखेंगे, गलत व्यवहार करेंगे तो उनके अंदर से एग्रेशन और गुस्से के अलावा निकलेगा क्या? फिर हमको पता चला कि वहां से बच्चों को प्रोटेस्ट में शामिल करवाने ले जाएगा अनाथालयों से। जी, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये इस पर FIR हुई है, डॉक्यूमेंटेड है कि जब कौन सा प्रोटेस्ट? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ, CA के खिलाफ जब तमाम प्रोटेस्ट चल रहे थे शाहीन बाग, जंतर मंतर, यहाँ, तो उन बच्चों को लाया गया जो चिल्ड्रन होम में रह रहे और इसके प्रमाण केवल दिल्ली में नहीं मिले हमको। ये जिन हर्षमंदर का मैंने अभी आपको जिक्र किया, उसके देश भर में कई स्थानों पे एसोसिएटेड NGOs के माध्यम से चिल्ड्रन होम चल रही थी। 53 चिल्ड्रन होम्स की जानकारी वो लोग बताते हैं। 10,000 बच्चों को रखना अपने पास वो बताते हैं और इसके लिए उनको इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड से पैसा आता है। इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड जो है एक ऐसी संस्था है जिसको बांग्लादेश तक ने बैन कर रखा है। क्या कारण बैन के पीछे? उनकी गतिविधियों को लेकर और कई यूरोपियन देशों ने बैन किया, हमारे यहाँ पैसा देते। और पटना में एक नाबालिग बच्ची जो 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इन्हीं से संबंधित चिल्ड्रन होम के इंस्पेक्शन के दौरान जब मेरे हाथ में वो कॉपी लगी बच्ची की, मैं आपको पढ़ के सुना, जो उसमें लिखा था मैं आपको यहाँ बता सकता हूँ। वो बच्ची लिखती है कि मैं 17 साल की हूँ, मैं 10वीं की परीक्षा दे रही हूँ। फरवरी के महीने में वो ये डायरी पे लिखती है, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे पास 17 तरीके के दस्तावेज नहीं। CA आया है और मुझे बताया गया है कि NRC आने वाला है, मेरे पास दस्तावेज है नहीं, तो मुझे डर है कि मैं शायद परीक्षा ना दे पाऊं क्योंकि मैं दस्तावेज नहीं दिखा पाऊंगी। वो बच्ची हिंदू थी। भ्रमित किया जा रहा है, मतलब जहर घोला जा रहा है दिमाग। वो बच्ची आगे लिखती है, इसलिए हमको CAA का विरोध करना चाहिए। ऐसे 10,000 बच्चों के साथ देश भर में किया गया।
स्थान स्थान पे इनका प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल करने की षड्यंत्र किए गए। तो आयोग को पता चला, हमने जांच की और एफआईआर कराई। अकेली एक घटना अगर इस तरीके की हो तो हम मान सकते हैं कि ये संगठित लोगों का काम नहीं। हमने आसाम में देखा, एक सांसद महोदय अपनी वेबसाइट पर बताते हैं, भारतीय संसद को बताते हैं कि वो 1000 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। उनके चिल्ड्रन होम्स को विजिट किया, पता चला अवैध रूप से चल रही थी, पंजीयन नहीं था। और 800 ही बच्चों की जानकारी मिली। उनके चिल्ड्रन होम में जो अवैध रूप से चल रहा था, बच्चों की जानकारी एक टर्किश एनजीओ को भेजी जाती हुई प्रमाण हमको मिले। वो टर्किश एनजीओ का नाम IHH टर्की था। टर्किश पुलिस ने, टर्किश सरकार ने उस एजेंसी के विरुद्ध जांच इसलिए की क्योंकि उसके अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठन से संबंध होने की शिकायत उनको प्राप्त हुई थी। उस संस्था को यहाँ से बच्चों की जानकारी भेजी जा रही थी और भारी मात्रा में फॉरेन फंड आ रहा था। तो ये सब चीजें सस्पिशन में डालती, इसलिए वहां भी एफआईआर करवानी पड़ी और जांच करवानी पड़ी। वहां पे बच्चे हिंदू थे या मुसलमान थे? देखिए, बच्चों के रिलीजन के बारे में तो वहाँ पे जांच का विषय है और हम उस तरीके से जांच कभी करते भी नहीं। ये तो पर्टिकुलर मैंने आपको एक बच्चे के रिलीजन के बारे में इसलिए बताया क्योंकि ऐसा कोई मामला ही नहीं था कि उसका सीए या एनआरसी से कोई वास्ता कभी किसी रूप में पड़े। लेकिन बच्चों के दिमाग में जिस तरीके का जहर घोला जा रहा है वो खतरनाक है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे आपको क्यों लगता है कि जो ये अनाथालय हैं, मतलब 4000 आपने बताया जो साउथ इंडिया में हैं या जो बहुत ज़्यादा हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज़ का प्रभाव है वहाँ पे ये ज़्यादा फैले हुए हैं? देखिए, निश्चित रूप से धार्मिक फंडिंग प्राप्त करने का एक बड़ा जरिया ऑर्फनेज हमेशा से रही। अच्छा। भारत में सन 1743 के आसपास से परंपराएं शुरू चल रही। जरूरत है कानून द्वारा इस तरीके की गतिविधियों को नियंत्रित करने की और बच्चों का जो हक है वो उनको मिले, बच्चों के अधिकार के नाम पे उनके साथ शोषण ना हो। ये हम सबका दायित्व। क्या कोई डेटा है कि कौन एक लिस्ट हो कि सभी जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, बाल गृह हैं पूरे देश में, उनकी एक सूची तैयार की जाए और आप अपने NCPCR की वेबसाइट पे उसको डालें, उसको कौन चला रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि हो क्या रहा है? देखिए, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो FCRA ऑनलाइन पोर्टल है उस पर सभी एनजीओ जिनको फॉरेन फंडिंग आती है उनकी जानकारी पहले से उपलब्ध है। और जो आपका सुझाव है कि बाल गृहों की जानकारी भी NCPCR की वेबसाइट पर होना चाहिए, तो हम इस पर ध्यान देंगे और निश्चित रूप से इसकी आपका सुझाव अच्छा है और इस पर प्रभावी काम करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि विदेशों में तो ये एक तरीके से बाल गृह और जो अनाथालयों का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं लुप्त हो रहा है। वहाँ पे क्या होता है कि सब लोगों को घर में भेजा जाता है, फोस्टर होम्स जिसको बोलते हैं, तो गोद लेने की प्रक्रिया पर वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को एक परिवार में रहना चाहिए, तभी उनका विकास अच्छे से होगा। तो इस तरफ हम क्यों ना कदम कुछ उठाएं? आयोग ने इस तरफ बहुत प्रभावी कदम उठाए। अच्छा। और मार्च 2020 के बाद से हमने इस तरफ बहुत तेजी से काम किया है कि जिन बच्चों को मदद की आवश्यकता है वो अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ अथवा फोस्टर फैमिली के साथ, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रह सकें। और सरकारों ने भी इस तरफ बहुत तेजी से काम किया है कि वहाँ आर्थिक मदद, परिवारों को स्ट्रेंथन करना, वो काम किया जा सके। और निश्चित रूप से ये लगभग 150 साल से 200 साल के आसपास हो गए जब से ये समस्या बनी आई है। और उसको मेन स्ट्रीम करने में, बच्चों को रिहेबिलिटेट करने में और इस पूरे की पूरी कुप्रथाओं को बदलने में
थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम उस तरफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ चुके हैं। इसमें आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात की कि अगर आप इन जो बाल गृह चल रहे हैं, अनाथालय चल रहे हैं, उनमें अगर आप कहें कि आप अपने बच्चों को गोद देने की प्रक्रिया में उनको डालिए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक उनको खतरा लगता होगा कि अगर ये बच्चे चले गए हमारे इधर से तो हमारे पास पैसा कौन देगा हमको। निश्चित रूप से ये कॉन्फ्लिक्ट है, और इसके लिए भारत सरकार ने जो जेजे एक्ट के नए अमेंडमेंट प्रस्तुत किए और भारतीय संसद ने जो नया जेजे एक्ट पारित किया है अमेंडमेंट्स के साथ, वो प्रतिबंधित करता है किसी भी बाल गृह में बाल गृह चलाने वाले एनजीओ के किसी भी सदस्य को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर बनने से। तो निश्चित रूप से ये एक पाथ ब्रेकिंग कदम है सरकार की तरफ से, भारत की संसद की तरफ से, जिसके सुखद परिणाम आने वाले समय में मिलने वाले। ये उसी को ध्यान में रख के बनाया गया। निश्चित रूप से एनसीपीसीआर जो आपका आयोग है वो स्टेट के जो आयोग हैं, जो राज्यों के आयोग हैं, इसी पे काम करते हैं जो बच्चों के अधिकारों पे, उनके कार्यशैली से, उनके प्रणाली से कितना आप सेटिस्फाइड हैं? देखिए, राज्यों के आयोग स्वतंत्र आयोग हैं, अपने आप में एक निकाय है और उनको अपनी ऑटोनॉमी है काम करने की। हम लोगों के बीच में जो रिश्ता है वो परस्पर सामंजस्य का रिश्ता है, और राष्ट्रीय बाल आयोग के साथ सभी आयोगों का बड़ा ही अच्छा रिश्ता है और सब साथ मिलकर काम करते हैं। एक जो विषय बहुत आता है और वो ये है कि जो माइनर गर्ल्स हैं, जो नाबालिग लड़कियां हैं, उनका धर्मांतरण होता है। उसमें प्रोसेस ये है कि क्योंकि शरिया में कोई 18 साल से कम है तो लड़की का विवाह हो सकता है, जबकि अगर हम और देश के सेकुलर लॉ की बात करें या हिंदू लॉ की बात करें तो उसमें वो अलाउड नहीं है। 18 से ऊपर ही आपके जो विवाह है वो मान्य माना जाएगा। तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि जो 15 से 18 साल की बच्चियां हैं उनका भी काफ़ी धर्मांतरण या एब्डक्शन उनका होता रहता है। तो इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपको रेगुलरली आपके सामने आता होगा। ये देखिए, बच्चे भारत के कानून के अनुसार सभी समान, किसी भी धर्म, जाति, वर्ग के। और मैं स्वराज्य का खासतौर पे बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि स्वराज्य ने समय समय पर ऐसे अनेक मामले आयोग के संज्ञान में लाए और हम अनेकों बच्चियों का जीवन बचाने में सफल हो पाए। और मैं अपेक्षा भी करूँगा कि स्वराज्य की तरह की ये एक्टिविज्म वाली पत्रकारिता का प्रसार अगर सभी तरफ होगा समाज में, तो हम जैसे आयोगों को काम करने में एक आसानी होती है, एक रास्ता खुलता है। बच्चे 18 साल की आयु तक बच्चे हैं। ये संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार जो बच्चों के हैं, उसके अंतर्गत जो बनाए गए कानून हैं वो सुनिश्चित करते हैं। तो 18 के पहले शादी वादी करना, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप है। और जहाँ जहाँ हमको ऐसी शिकायतें मिली, हमने पॉक्सो अधिनियम के तहत उनमें कार्रवाई करवाई। लेकिन लॉ भी कॉन्फ्लिक्ट में है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इस लॉ में, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हमने तो निकाह पढ़वाने वाले मौलाना को जेल भिजवाया। अच्छा, हाँ, ये कहाँ? स्वराज की शिकायत भिजवाया, गाजियाबाद में भिजवाया। तो ये तो कोई कारण ही नहीं है। तो लॉ कहीं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। जो 18 साल से कम उम्र है वो नाबालिग है, उनका धर्म परिवर्तन करके या धर्म परिवर्तन किए बिना किसी भी सूरत में विवाह हो ही नहीं सकता। वो कोई करता है तो वो मौलवी, वो पंडित, शादी कराने वाला प्रीस्ट, जो भी होगा उसको जेल जाना होगा। कानून बड़ा स्पष्ट, चाहे वो मुस्लिम लड़की हो। बिल्कुल, बच्चे कानून की नज़र में बच्चे हैं और धर्म का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या की, बड़ी स्पष्ट व्याख्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या लोगों के धर्म मानने का अधिकार लोगों के जीवन के अधिकार के ऊपर नहीं हो सकता।
तो बच्चे 18 साल की उम्र तक अगर किसी शारीरिक संबंध कोई बनाता है, उनके साथ जबरन शादी करता है, उनके साथ शादी करता है, वो सब जबरन ही माना जाएगा और ये बच्चों के जीवन के अधिकार का हनन है। तो अभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ना कि धर्म का अधिकार लोगों के जीवन के अधिकार के अधीन होगा। तो जब धर्म का अधिकार लोगों के जीवन के अधिकार के अधीन है तो जीवन का अधिकार सर्वोच्च है और बच्चों के जीवन का अधिकार उनके पल्लवित होने में, पुष्पित होने में, उनके बड़े होने तक उनके विकास को किसी प्रकार अवरुद्ध ना किया जाए, इसी में। तो ये कानून बड़ा स्पष्ट है। अभी तो जैसे केस फाइल हुए हैं, कोई कन्विक्शन भी हुआ है ऐसे केसेस में? देखिए, कन्विक्शन का बहुत डेटा कमीशन नहीं रख पाता है। हमारे पास जिस तरीके के काम होते हैं कि हम पुलिस तक पहुंचाए, पुलिस ने FIR लॉन्च की, चार्जशीट फाइल की, उसके बाद वो न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हो जाता है तो हम उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, तो हम रिकॉर्ड नहीं रखते। लेकिन जो कन्विक्शंस होते हैं देश भर में, वो रिकॉर्ड हमारे पास डेटा के रूप में आता है, केस टू केस बेसिस पे हम नहीं बता सकते। हाँ, अगर डेटा मिल सके ऐसा कुछ आप पब्लिश कर सकें। हम NCRB के डेटा पे बिलीव करते हैं। उसमें कैटेगरी है ऐसे क्राइम्स की? हाँ, उसमें इस तरीके के जो पॉक्सो के अलग अलग सेक्शंस हैं, कैटेगरी वाइज उसमें मिल जाती है। अच्छा, चलिए, इसमें एक जो बहुत अभी जो महत्वपूर्ण जो विषय चल रहा है वो है कि जो कोरोना काल में जो बच्चे जिनके ऑर्फन हुए हैं, जिनके माँ बाप चले गए कोरोना काल में, तो उनके लिए कोई आयोग ने पहल की है? उनको किस तरीके से, कहाँ उनको रखा जाए, क्या उनके पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्था की जाए? देखिए, आयोग ने इस काल में जो परेशानी में बच्चे आए हैं उनके लिए सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कुछ किया वो सब जमीन पे बच्चों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने की तरफ काम किया है। आयोग ने एक पोर्टल तैयार किया, उसका नाम बाल स्वराज। उस पोर्टल पे कोविड केयर लिंक हम लोगों ने दी। देश भर के सभी जिलों के जो बाल संरक्षण अधिकारी हैं वो उस पे उन सभी बच्चों की जानकारी देते हैं जिन्होंने अप्रैल 2020 से के बाद से अभी तक भी कोविड अथवा किसी भी अन्य कारण से अपने माता पिता को या माता पिता में से एक ऐसे सदस्य को जो अर्निंग मेंबर है, जिसके होने के कारण बच्चे देखभाल एवं मदद की आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आ गए, उन सभी का पूरी जानकारी हमारे पास आती है। हम माननीय न्यायालय को अवगत कराते हैं, सरकारों को बताते हैं और वो जानकारी हमारे पास 6 अलग अलग चरणों में आती है। पहला आइडेंटिफिकेशन है, दूसरा उसका एक सोशल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी परिस्थिति, उसकी पढ़ाई, उसके दोस्त, उसकी कोई बीमारी है, उसको किसी प्रकार की बुरी आदत है या उसकी जिस प्रकार के जीवन शैली है, वो सब चीज़ें दर्ज होकर आती हैं। हमने कोविड काल में उनसे ये भी बोला कि इसमें बच्चों के माता पिता ने कोई इंश्योरेंस, कोई EFPF, कोई लोन, ये सब जानकारी, संपत्ति, वो सब जानकारी भी आप इसमें दीजिए। तीसरे चरण में उसका इंडिविजुअल केयर प्लान जो CWC बाल कल्याण समिति होती है उसके आदेश पर बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो उसकी समस्याएं हैं उनको निराकृत करते हुए, जैसे कि उसकी स्कूल चेंज ना हो, फीस ना भर पाने के कारण वो स्कूल ना छोड़े, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है, सरकार का भी निर्देश है और उसके परिपालन में आयोग निगरानी कर रहा है कि किसी बच्चे को स्कूल ना छोड़ना पड़े तो ICP में दर्ज होती है वो जानकारी। इसी प्रकार उसकी जो माता पिता के बैंक खातों की जानकारी है या प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, वो सब चीज़ें उसमें दर्ज होती हैं। बच्चा कहाँ रहेगा, किसके साथ, वो दर्ज होता है। उसको कोई बीमारी है तो उसका कौन इलाज होगा, कैसे इलाज होगा, वो दर्ज होगा। चौथे चरण में उसके रीस्टोरेशन का ऑर्डर है, वो जिसके साथ रहेगा वो उसमें लिखा जाएगा। उसके बाद जिन सरकारी स्कीम से वो सिंगल पेरेंट हुआ है तो सिंगल पेरेंट को या उसकी इमीडिएट फैमिली में बड़े भाई बहन है किन्हीं बच्चों के, उनको 34 अलग अलग प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं परिवारों के लिए, उनके माध्यम से कैसे जोड़ा जा सकता है वो है। और उसके बाद उसका फॉलोअप। तो हम ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि जो सोशल इन्वेस्टिगेशन आया है उसके आधार पर उसका ICP बने,
तो हम उन रिपोर्ट्स को पढ़ रहे हैं और पढ़कर बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से जो रिकमेंडेशन होना चाहिए वो ज़िला प्रशासन को करते जा रहे हैं। इसमें कोई डेटा है आपके पास, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो अनाथ हुए होंगे? देखिए, 1 अप्रैल 2020 के बाद से अभी तक कोविड के अलावा भी किसी अन्य कारण से भी कुल मिलाकर जो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, ऐसे बच्चों की संख्या 8,000 है। जो नाबालिग हैं? जो नाबालिग बच्चे, मतलब नाबालिग। हम्म। तो वो सब बाल स्वराज पोर्टल पे जिनकी जानकारी आ रही है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। 8,000 है। एक और जो बड़ा विषय है शिक्षा के क्षेत्र में, वो है कि जो अंतर आया है एक अल्पसंख्यक स्कूलों का और जो अल्पसंख्यक स्कूल नहीं हैं उनके विषय में। तो एक पूरे देश में एक 2004-05 के बाद एक पूरा कह सकते हैं कि सुनामी वेव चली थी, जहाँ पे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स का बहुत स्कूलों को प्राप्त हुए। और माइनॉरिटी की डेफिनेशन ही ये है कि 6 जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उनको वो सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं जो उनको चला रहे हैं। तो इस पे भी अभी आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसका मैं डेटा 4 पॉइंट्स जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगे। 85% जो सर्टिफिकेट हैं पूरे देश में टोटल माइनॉरिटी स्कूल्स के, वो 2004 के बाद दिए गए हैं, जब यूपीए की सरकार आई थी। 2004 के बाद ना बोलिए, उसको 2004 और 14 के बीच में बोलिए। हाँ, नहीं, वो मैं 85% उसके बाद वाले भी काउंट कर रहा हूँ। 72% इसमें से जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं वो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स हैं। तो उनके जो ऑनर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, जबकि माइनॉरिटी पॉपुलेशन का सिर्फ 11% हिस्सा क्रिश्चियंस हैं। 62% जो इसमें बच्चे पढ़ते हैं वो नॉन माइनॉरिटीज़ हैं टोटल में। अगर क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ की बात करें तो वो आंकड़ा 74% तक जाता है। तो मतलब जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स है उसमें 74% बच्चे नॉन माइनॉरिटीज़ हैं। चौथा, 8%, सिर्फ 8% इन माइनॉरिटी स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो डिसएडवांटेज या पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। और जब क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स की बात करें तो वो सिर्फ आंकड़ा 4% पे आ जाता है। तो ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। हम जैसे लोगों को तो खैर, ये हम जो इसको पढ़ते हैं, इसको देख रहे हैं, जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, उनको तो पता था। लेकिन इन आंकड़ों से हम भी चकित हैं, क्योंकि जो माइनॉरिटी स्कूल्स हैं ना तो वो अपने ही सेक्शन के लोगों से, ना तो माइनॉरिटीज़ को सर्व कर रहे हैं, वो उनके मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नॉन माइनॉरिटीज़ हैं, ना वो गरीब लोगों को सर्व कर रहे हैं, ना वो इसीलिए हैं क्योंकि वो सिर्फ क्रिश्चियन या अपने इस्लाम में जो पढ़ाते हैं सिर्फ उन्हीं धर्म के लिए बने हों। तो इसको क्योंकि बेनिफिट्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जब आप माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट आपके पास आता है तो आपको रूल्स कई फॉलो नहीं करने पड़ते। राइट टू एजुकेशन एक्ट आपको फॉलो नहीं करना पड़ता, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। तो इसको कैसे इसको सोल्व किया जाए, इसको आगे कैसे लेके जाएं? देखिए, जो आपने आंकड़ों की बात की, मैं उसमें एक चीज़ सुधार करना चाहूँगा। जब आप ये देखेंगे कि माइनॉरिटी की पॉपुलेशन जिन राज्यों में ज़्यादा है उनको हटा के एक बार देखिए, नागालैंड को, मेघालय को, मिजोरम को, केरला, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ 90% बच्चे नॉन माइनॉरिटी के पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो खैर, ये तो एक बात हुई। हमारा उद्देश्य इस रिपोर्ट को बनाने का यही था कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A 2002 में भारतीय संविधान में अंगीकार किया गया। उसके बाद 2006 में जो एक अमेंडमेंट आया, 93rd अमेंडमेंट, जो ये कहता है कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सरकार रिजर्वेशन इम्पोज कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 29 और 30 के अधीन जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे उन पे ये रिजर्वेशन इम्पोज नहीं किया जा सकता, एग्जम्पशन मिला। तो ये रिपोर्ट इस एग्जम्पशन के आधार पे 2009 में जो आरटी एक्ट बनने के बाद 2012 का पहला संशोधन जो इस एग्जम्पशन के आधार पे हुआ,
जिसमें प्राइमरीली रिलीजियस एजुकेशन इम्पार्ट करने वाले संस्थानों को बाहर किया गया, और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 2014 का जजमेंट जिसमें सभी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को इसके दायरे के बाहर कर दिया गया। तो इस एग्जम्पशन का माइनॉरिटीज के बच्चों की शिक्षा पर क्या इम्पैक्ट हुआ, वही हम एनालाइज कर रहे थे। दो पक्ष निकल के आए। एक पक्ष ये, एलीट क्लास के लिए स्कूल्स हैं देश में जिनको माइनॉरिटी कम्युनिटी चलाती। देश के सबसे गरीब तबके के बच्चे उन मदरसों में पढ़ रहे हैं जो भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के रूप में ही चलाए जाते हैं, और वहां बच्चे अपने फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन से डिप्राइव्ड हैं। तो हमने एक देश के अंदर शिक्षा के लिहाज से तो अलग अलग समाज क्रिएट कर दिए, बहुत गहरी खाई बना दी, बहुत गहरी खाई। माइनॉरिटी में ही खाई है, और माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी में तो है ही, देश में खाई कर दी, देश में खाई। अब आप ये देखिए, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, आर्टिकल 21A, अगर संविधान के निर्माता चाहते तो इसे आर्टिकल 15 का 14 का किसी का पार्ट बनाते, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने, देश की संसद ने इस बात की गहराई को और गंभीरता को समझा कि बच्चे की शिक्षा बच्चे के जीवन के अधिकार का भाग है, इसलिए उसे जीवन के अधिकार के साथ जोड़ा गया। और जैसा मैंने अभी उद्धृत किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रिसेंट फैसला जो उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के प्रतिबंध को लेकर आया, और सर्वोच्च न्यायालय उसमें कहते हैं कि लोगों के धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार के अधीन होगा। तो बच्चों के जीवन का अधिकार किसी के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन नहीं हो सकता। इसको इस तरीके से समझिए कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक अधिकार देते हैं, एक लिबर्टी देते हैं कि अपनी धार्मिक पहचान की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए वो शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें। लेकिन आर्टिकल 21A देश के सभी बच्चों को ये अधिकार देता है कि उनको फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन मिले, और फॉर्मल एजुकेशन देने के लिए सरकार का ये दायित्व होगा कि वो कानून बनाकर बच्चों को दिलवाए। और राइट टू एजुकेशन है क्या? किताबें। राइट टू एजुकेशन है क्या? बच्चों के स्कूल की छत और दीवारें। राइट टू एजुकेशन स्कूल में टॉयलेट है। राइट टू एजुकेशन स्कूल में पीने का पानी है, लाइब्रेरी की किताबें हैं, बच्चों की वर्दी है, मिड डे मील का खाना है, बच्चों के बस्ते हैं। मेन राइट टू एजुकेशन एक्ट में आपको अगर बताऊं तो वो ये है कि 25% जो कोटा देना पड़ता है सभी बिल्कुल वहीं आऊंगा। हमने इनसे एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को महरूम कर दिया, जो मदरसों में ने महरूम कर दिया। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए, हमने देश के 16 शहरों में जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन डोमिनेंट शहर थे वहां जाके बात की, बच्चों से बात की, बच्चों के अभिभावकों से बात की जो मदरसों में पढ़ रहे थे, अनमैप्ड मदरसों में पढ़ रहे थे। उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं पढ़ा, उन्होंने कभी इससे एग्जम्पशन नहीं मांगा। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट किसी को धार्मिक शिक्षा देने के लिए कभी मना ही नहीं करता, फिर एग्जम्पशन किसने मांगा? उन संस्थानों ने एग्जम्पशन मांगा जो एलीट क्लास को सर्व करना चाहते हैं और देश के सबसे गरीब बच्चों के लिए अपने दरवाजे इसलिए बंद कर लेना चाहते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए साल भर में इकट्ठे कर सके अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। 5,000 करोड़ रुपए ऐसे कि जो 25% सीटें प्राइवेट स्कूल्स में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी है, उससे बचना चाहते हैं। आप बताइए, भगवान के नाम पर हमने एक संस्था खोली, भगवान के नाम पर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या भगवान खुश होंगे ये जानकर कि सबसे गरीब बच्चों के लिए, जिनके लिए वो सूली पर चढ़ गए, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए स्कूलों के कि उनको तालीम ना मिल सके? तो मुझे तो यकीन है कि जजमेंट डे के दिन इनका फैसला जरूर होगा, जिन्होंने उन बच्चों के लिए दरवाजे बंद किए जिनको शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन फैसला तो हो गया 2014 में। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी और उसने ये फैसला लिया कि जो एग्जेम्पशन मिला है माइनॉरिटी स्कूल्स को वो जायज है, क्योंकि उनको एक अधिकार मिला है आर्टिकल 30 के तहत। उसका बैकग्राउंड बताया, बिल्कुल बताया, लेकिन वो जानते हुए भी इट वाज ड्यू टू नो,
मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, इट वाज ड्यू टू 93rd अमेंडमेंट एक्ट टू मेंटेन द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसलिए तो हमें इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत पड़ी। हमने इम्पैक्ट असेसमेंट किया, देश के सामने रखा, तो देश चर्चा कर रहा है उस पर, और निश्चित रूप से चर्चा के माध्यम से सकारात्मक हल निकलेंगे। और इन एलीट क्लास स्कूलों के दरवाजे देश के गरीब बच्चों के लिए एक दिन जरूर खुलेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। उसमें सॉल्यूशन आपको जो आपने सजेशन दिए हैं उनके बारे में एक बार अगर आप बता सकें कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं उसको बदलने का। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इस बारे में, या आप मुझसे आज इस बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रयासों को सफलता की तरफ ले जा रहा है। इसमें देश में चर्चा हो, और सबसे गरीब बच्चों के अधिकारों की चर्चा जैसे आज आप कर रहे हैं, देश में अधिसंख्य लोग जब ये चर्चा करने लगेंगे, बच्चों को उनका हक मिल जाएगा। उसमें एक जो सबसे बेहतरीन मेरे को जो सजेशन लगा था आपका, वो ये था कि जो अधिकार दिया है आर्टिकल 30 में, वो तो सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को तो नहीं दिया है, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी दिया है। तो जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, मान लीजिए कोई हरियाणा में, कोई तमिलनाडु का है व्यक्ति है, कोई यहाँ पे संस्कृत पढ़ाना चाहता है, उसके लिए स्कूल खोलना चाहता है, तो उनको भी वही अधिकार क्यों ना मिले। जो आयोग है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ है, या माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का जो आयोग है, वहाँ पे भी क्यों ना जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी अधिकार हो, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो। देखिए, निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी, जो 2005 में बनाई गई थी, वो ये कहते हुए बनाई गई थी कि भाई जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो ये निर्धारित करेगा राज्यों में कि माइनॉरिटी के कितने बच्चे मिनिमम पढ़ना चाहिए स्कूल में। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंधनकारी होना चाहिए, जिससे बच्चों को उनका अधिकार मिल सके। तो जैसे जैसे इस पर चर्चा होगी, डिस्कोर्स क्रिएट होगा, तो आगे बात बनेगी। क्योंकि ये तरीका ऐसा लगता है कि बहुत आसान तरीका है, जहाँ पे आप नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आप बदलना नहीं है। मैं किसी और कमीशन की कार्यप्रणाली के बारे में तो टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि देश के बच्चों के अधिकार की लड़ाई जब चर्चा के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, तब निश्चित रूप से इस स्थिति में परिवर्तन आएगा। चलिए प्रियांक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आशा करता हूं कि ये परिवर्तन आए। चर्चा शुरू हुई है तो ये पहला कदम है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।